डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, एक लंबे समय के बाद मैं फिर उपस्थित हूं एक बड़ा गंभीर लेक्चर लेकर। स्लाइटली सीरियस लेक्चर, लेकिन आज के लिए बहुत ही रेलिवेंट लेक्चर है और आपको इंटरेस्टिंग भी प्रतीत होगा, क्योंकि आज अगर मैं एक औसत हिंदुस्तानी से पूछूं कि भारत की दिशा क्या हो, तो वो अपने आप में अपने को बहुत कंफ्यूज महसूस करता है। तो इसलिए आज मैंने लेक्चर बनाया है अंबेडकर, सावरकर और भगत सिंह का राष्ट्र कैसा हो। ये तीनों आज ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन व्यक्तित्व के साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज के जुड़ाव भी हैं। ये तीन व्यक्तित्व काफी चर्चा में हैं। इनके साथ एक दो और व्यक्तित्व भी चर्चा में थे। मेरी इच्छा ये भी हुई कि उनको भी शामिल कर लूं। जैसे इनमें एक व्यक्तित्व है सुभाष चंद्र बोस और दूसरा है वल्लभ भाई पटेल। अगर सम टोटल हम अगर 5 पर्सनालिटीज को देखें तो दे आर द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। और लेकिन अभी बहुत चर्चा में है ये 5। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इनके लेगेसी को लेकर चल रहे हैं कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो इनके सपनों का भारत है, उनके सपनों का भारत है। अभी आपने देखा कि पंजाब इलेक्शंस में भगत सिंह काफी चर्चा में रहे। डॉक्टर अंबेडकर तो हमेशा चर्चा में रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी को बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनाने की कोशिश की। आपस में उनके बीच भी एक तरह की कंपटीशन है कि डॉक्टर अंबेडकर का भारत हम कैसे बनाएं। तो मैं अपने प्रबुद्ध पाठकों और स्टूडेंट से अपेक्षा करता हूं, जो हमारे दर्शक हैं, जो खुद मूल्यांकन करें कि क्या हमारे लिए संभव है कि हम तीनों के स्वप्न को एक साथ पूरा कर सकें। अब आप कहेंगे भाई आपने 5 का नाम लिया लेकिन आप 3 की ही चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपकी तरफ से जवाब एक क्वेश्चन अपने आप को कर रहा और जवाब भी दे रहा। एक्चुअली वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्र संबंधी एक अवधारणा थी। ही वॉज बेसिकली अ सोशलिस्ट थिंकर। वो एक समाजवादी चिंतक थे, लेकिन उनके समाजवाद का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। और फिर उनके पूरे जीवन काल में उनकी विचारधारा इतनी तेजी से परिवर्तित हुई है कि लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं वह मुसोलिनी और हिटलर के फाशीवादी राष्ट्रवाद के प्रभाव में भी आ गए। तो कई आलोचक कहते हैं कि सुभाष के समाजवाद और फाशीवाद का मिश्रण है। खैर, मैं उन विवादों में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अब रह गई वल्लभ भाई पटेल की बात, तो वल्लभ भाई पटेल वो बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वो पॉलिटिकल एक्शन में विश्वास करते थे। वह कोई आइडियोलॉज और थिंकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह या बाकी की तरह नहीं थी। इसीलिए इतिहास में वो उन बातों के लिए जाने जाते हैं। उनको एक नेशन ऐसा चाहिए था जो पावरफुल हो, जो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहा हो, जो इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी के तहत काम कर रहा हो। इसके अलावा उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्वप्न ऐसा नहीं देखा था या विचारों को नहीं बुना था। इसलिए मुझे उन 2 व्यक्तित्वों को छोड़ना पड़ा। बाकी मैं इन 3 व्यक्तित्वों को आपके सामने रखता हूं जो आज काफी चर्चा में हैं। एंड दे आर बेसिकली द ओरिजिनल थिंकर्स एंड दे हैव कंसीव्ड देयर ओन आइडिया ऑफ नेशन। इनका अपना एक राष्ट्र का विचार है, इसीलिए हमने इन तीनों को लिया है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हमने कई सीरीज खोला हुआ है। एक नया सीरीज भी मैंने खोला है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को भी राइट बनता है कि जो अच्छे अच्छे बुक्स निकलते हैं उनकी जानकारी उन्हें हो। उसके लिए मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है जिस पर एक ही लेक्चर मैंने लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि नॉलेज इनरिचमेंट सीरीज। लेकिन यह सीरीज है, हमारे 2 सीरीज पहले से खुले हुए हैं। एक है क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज और दूसरी सीरीज है प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। भरोसा रखें, हम उनमें से कोई भी सीरीज को नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है 1-2 नई सीरीज को जोड़ लें, क्योंकि आज के पाठकों का और हिंदुस्तान के प्रबुद्ध पाठकों के साथ साथ कुछ जिज्ञासु पाठकों के लिए भी मेरी रुचि बन रही है। क्योंकि हिस्ट्री एक नैरेटिव है और एक नैरेटिव कुछ लोग उसके क्रिटिकल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाते हैं। मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूं। तो उनको हिस्ट्री चाहिए नैरेटिव के रूप में। तो मैं उनके विषय में भी सोच रहा हूं कि एक पॉपुलर हिस्ट्री सीरीज करके भी निकालूं, जिसमें उनको इतिहास की ऐसी दुर्लभ कहानियां मिले जो कहानियां उनके लिए आकर्षक हों। तो अब समय अवधि तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं जल्द ही कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो, मेरा उद्देश्य है कि हिस्ट्री जो कि हमारा रूट है,
ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, इसकी जानकारी एक औसत हिंदुस्तानी को रहे, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर भारत की भावी दिशा तय नहीं होगी। तो इसीलिए मैं हर तरह के जो हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए मैं कोई ना कोई सीरीज लाता रहूँगा। ये जो मेरा क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज है उसका उद्देश्य है टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर, आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर, राष्ट्र। पहले राष्ट्र की चर्चा तो कई बार हो चुकी है, राष्ट्रवाद पर मैंने कई बार आपको लेक्चर दिया है, लेकिन मजबूरी मेरी होगी कि मैं थोड़ा सा राष्ट्र के बारे में बताते हुए और ये 3 मॉडल 3 महानुभावों का रखूं, और इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए इन तीनों का रिप्रेजेंटेटिव बुक है वह भी मैंने आपके सामने रखा है, और यह भी आपके लिए उदाहरण बनने चाहिए। यह है वी.डी. सावरकर की बुक है हिंदुत्व, जो 1924 में उन्होंने लिखी है। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर की कृति है। एक ऐसी कृति है जो बुक के फॉर्म में नहीं लिखी गई थी। इसकी भी अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब 1936 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही रिप्यूटेड पर्सनालिटी थे और कास्ट सिस्टम पर डिप्रेस्ड क्लास पीपल के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उस समय उनको आर्य समाज की एक ब्रांच हुआ करती थी, उसको जातिपाति तोरक मंडल बोलते थे, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जाति व्यवस्था ना रहे। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया अपने प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई आप जो भी बोलना चाहते हैं उसका एक प्रिंट पहले भेज दे ताकि हम उसको प्रकाशित करके ऑडियंस तक पहुंचा सके, तो बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना प्रिंट भेजा तो संभव है कि उस सोसाइटी के आइडियोलॉजी से इनका विचार मेल नहीं खाया और उस सोसाइटी ने इनके लेक्चर का आइडिया ड्रॉप कर दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ड्रॉप कर दिया। सो दिस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये एक्सीडेंटल लिखी गई बुक है, ये कोई बुक के फॉर्म में नहीं लिखी गई थी, एक लेक्चर के फॉर्म में लिखी गई थी, और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको उसके बाद प्रकाशित हुआ और काफ़ी बाद प्रकाशित हुआ। और ये जो आप देख रहे हो ये भगत सिंह के पास ही वॉज अ वेरी वोरेसियस रीडर, यू नो, बहुत बड़े आइडियोलॉज भगत सिंह। अब बाकी रिवॉल्यूशनरीज से हम इनको थोड़ा अलग करके देखते हैं, क्यों, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज ही वॉज हैविंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब वो केवल क्रांतिकारी नहीं है, वो एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका भी निभाना चाहते। तो इनको बहुत ज़्यादा लिखने का मौका तो मिला नहीं, लेकिन जब 1930 में ही वॉज इन जेल, क्योंकि आपको पहले तो इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, आपको पता है, और फिर उसी आधार पर गिरफ्तार हुए। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या हुई थी उस आधार पर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस को ओपन कर दिया। और 1930 में वह जेल में थे, तब उन्होंने ये बुक नहीं, इसको आप एसे कहें, इनका 24 पेजेज का एसे है, जिसे भगत सिंह के बारे में उनके राष्ट्र संबंधी विचार तो कम, उनके बेसिकली जो सोसाइटी संबंधी, रिलीजन संबंधी, गॉड संबंधी जो विचार है, उसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि भगत सिंह का राष्ट्र कैसा होगा, क्योंकि इसमें जो इम्प्लाइड भगत सिंह आइडिया ऑफ नेशन है। तो मैं इन तीनों बुक्स तक को मैं आपको उदाहरण के तौर पर रखूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि आता हूं, जैसे यूरोप की ही बात लेते हैं। यूरोप इसलिए कि नेशन बिल्डिंग तो यही हुआ, ओके। तो पहले चलते हैं, जो यूरोपियन मॉडल है उसमें वेस्टर्न यूरोप का हम उदाहरण लेते हैं, पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप को ही लेते हैं, और इसमें हम जो राष्ट्र का, नेशन का मॉडल लेते हैं, इनका है, इनको थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, और ये है नेशन। तो ये नेशन कैसे बना, इसकी एक अपनी लंबी कहानी है, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि फिर हमारा डाइवर्जन हो जाएगा। हमारे लेक्चर का विषय ये 3 महान व्यक्तित्व हैं। तो लेकिन हम इन तीनों के राष्ट्र के बारे में आपको बता सके, इसलिए राष्ट्र की कुछ मौलिक बातें आपको बतानी पड़ेगी। देखिए, पश्चिम में नेशन स्टेट आया, नेशन स्टेट, और उसमें पहल की 16-17 सेंचुरी में यूरोप के कुछ महत्वाकांक्षी शासक थे,
उन्होंने ही राष्ट्र बनाने की पहल की। और यूरोप में उस वही समय है कि सामंतवाद का पतन हो रहा था और उसके कब्र पर पूंजीवाद का विकास हो रहा था, कि देयर वाज डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो सामंतवाद का जब विघटन हो रहा था तो सामंतवाद के कब्र पर यूरोप के पावरफुल मोनार्क या शक्तिशाली राजतंत्र भी उभर कर आ रहा था। वही राजाओं ने अपनी भौगोलिक सीमा स्पष्ट की कि भाई देखो, ये फ्रांस का बाउंड्री है, ब्रिटेन का बाउंड्री है, ये स्विट्जरलैंड का। तो इस तरह से उन्होंने, स्विट्जरलैंड तो खैर बाद में बना है, ये स्पेन का है। इस तरह से उन्होंने अपना नेशनल बाउंड्री स्पष्ट की। फिर एक 30 इयर्स वॉर हुआ, 30 वर्ष से युद्ध हुआ, वेस्टफेलिया की संधि हुई। वेस्टफेलिया की संधि एक पहला ऑल यूरोपियन पंचायत थी, इट वाज एन फर्स्ट ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस, और उसमें नेशनल बाउंड्री को स्वीकृति मिली और यह तय हुआ कि नेशन में एक निश्चित ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो या हो, इट वाज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन, और वहां जो राजतंत्र होगा उस राजतंत्र की पहचान से ही नेशन की पहचान होगी। तो चलिए, नेशन तो आया, बट इट वाज अ नेशन ऑफ मोनार्की। यह मोनार्क्स का नेशन था। लुई 14 जैसे शासक कभी बहुत गर्व से अपने आप के बारे में कहा करता था कि आई एम द स्टेट। मतलब या वो कहा या उसके आलोचक ने उसके मुंह से कहलवाया, मतलब यहाँ राष्ट्र ही, यहाँ राजा ही राष्ट्र था, राष्ट्र ही राजा था। ये स्थिति को हम राष्ट्र ना माने। अगर सही मायने में आप कहें तो नेशनलिज्म दुनिया में जहां कहीं आया तो प्रजातांत्रिक विचारों के उत्थान के बाद ही संभव हुआ, क्योंकि राष्ट्र आपके किसी, अगर सपोज करिए यहाँ राजा ने, किंग ने अपने आप को राष्ट्र का क्लेम किया, इसको देखिए, तो किंग ने तो अपने आप को यूनिफाइड राष्ट्र का प्रतीक माना, लेकिन ये राष्ट्र आंतरिक रूप से विभाजित है। देखो, ये आंतरिक रूप से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर कुलीन वर्ग है जिसको कहते हो एरिस्टोक्रेटिक क्लास, यहाँ पर पादरी वर्ग है जिसका नाम है क्लर्जी क्लास, ये है कॉमन पीपल, और ये आपस में विभाजित हैं। इनका एक स्तर नहीं है, कोई विशेषाधिकार प्राप्त है, कोई विशेषाधिकार विहीन है। तो एक किंग तो कहता है कि भाई आप राष्ट्र हो, लेकिन इन लोगों को आपस में जुड़े होने का भान नहीं होता है कि हम राष्ट्र हैं। इनमें आपस में लगाव की भावना नहीं होती। वो तब होगी जब फ्रांस की क्रांति होगी, उसके बाद की स्थिति है। जब क्रांति होगी तो जाहिर है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा होगा, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, फ्यूडलिज्म का अबोलिशन होगा, सामंतवाद का अंत होगा, तो मानव अधिकार की अवधारणा आएगी, व्यक्ति अधिकार की अवधारणा आएगी, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आएगी। ये तमाम विचार आधुनिक विचार है, और जिस समय ये विचार आएंगे उस समय फ्रांस की क्रांति आंतरिक विभाजन को समाप्त करके पूरी की पूरी जो पहले राजा की प्रजा थी, उस राजा की प्रजा को वह सिटीजन यानी नागरिक, राज्य के नागरिक में तब्दील कर देगी, और यही नागरिकों का राष्ट्र होगा। और उसी समय जीन जैक्विस रूसो का विचार आएगा कि सॉवरेनिटी लाइज इन द कॉमन वेल, जनरल वेल। तो जो संप्रभुता है वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से अब आ गया जनता का राष्ट्रवाद, क्योंकि लोग एक धरातल पर आ गए, और यह एक धरातल जब ये आ गए तो इनमें एक होने का भाव पैदा हुआ। आप सम टोटल देखिए, वैसे तो नेशनलिज्म मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद को हम कैसे समझे, ये बहुत विवादास्पद मुद्दा है। आप भी अगर चाहें तो इस पर सोचना शुरू करेंगे तो आपके मन में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। अभी भी आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपके मन में थोड़ी जिज्ञासा होगी, काश मैं डायरेक्ट उनसे पूछ पाता। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ही आपको लेमैन टर्म में सोच रहा हूं कि आपको आपकी धरातल पर ले चलकर समझा दूं। मोटे तौर पर राष्ट्र होने के लिए उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में एक होने का भाव होना चाहिए। तो ऐसा राष्ट्र बना पश्चिम में, तो ऐसा राष्ट्र पश्चिम में बना, यूरोप में बना, और इन्होंने इस राष्ट्र को, जो नेशन को बनाया, उसमें इन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, और इसके आधार पर इन्होंने ये कहा कि मैंने मानव अधिकार, फ्रैटर्निटी, और इन्होंने मानव अधिकारों को स्वीकृति दी, व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकृति दी, और कहा कि हम आ गए समान धरातल पर।
सभी समान धरातल पर। लेकिन गौर करने वाली बात है, तो इसका मतलब पहले हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचे, राष्ट्र बनने के लिए आपको प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि इन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों को राष्ट्र के नाम पर अपनाया। दैट वाज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ओके, लेकिन अभी यह डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि इन्होंने सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार को स्वीकार नहीं किया। सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार का मतलब है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सभी को मताधिकार नहीं था, बस मुट्ठी भर लोगों को मताधिकार था, बाकी लोग उससे वंचित थे। महिलाओं को मताधिकार नहीं था, अमेरिका में ब्लैक को मताधिकार नहीं था, और उसी तरह यूरोप में भी निम्न वर्ग को मताधिकार नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने मताधिकार देने की दिशा में शुरू किया। तो चलिए, राष्ट्र का इन्होंने मॉडल बनाया। अब इन्होंने राष्ट्र का मॉडल बनाया, तो मैं 2 मिनट आपको और समय लूंगा कि अब यूरोप में 20वीं सदी के आरंभ में, हालांकि यह सही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी आपस में भी होड़ लग गई कि हम सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार दे डालें। उसी क्रम में 1920 में अमेरिका ने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपना लिया। 1928 में ब्रिटेन ने, फ्रांस थोड़ा विलंब से गया, फ्रांस 1944 में चलकर उसको अपनाया। लेकिन तभी आ गया रशियन रेवोल्यूशन, और रशियन रेवोल्यूशन के बाद पहला मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुआ। अब यहाँ पर देखो, मार्क्सिज्म को तो हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्क्सिज्म अपने आप में बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है। लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कहूं कि कार्ल मार्क्स ने इनके मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को, माने इनका जो प्रजातंत्र का मॉडल है उसको, और इनका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मॉडल है, उसको कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ही अस्वीकार कर दिया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इनका राष्ट्रवाद की अवधारणा, इनका स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे नारे, ये सभी खोखले नारे हैं, ये सभी ठगने की एक बुद्धि है। इससे निम्न वर्ग को एक तरह से जो मजदूर हैं उनको डिसीव करने का, उनको ठगने का एक तरीका है। सच्चाई यह है कि यहाँ शक्ति केवल मुट्ठी भर बुर्जुआ लोगों के पास है। बुर्जुआ का मतलब वो पूंजीपति वर्ग और मध्य वर्ग लगाता है। तो मानता है कि मुट्ठी भर बुर्जुआ के पास शक्ति है और बाकी लोगों को शक्ति देने का भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसलिए ये अनडेमोक्रेटिक है, ये बिल्कुल अप्रजातांत्रिक है, एक्सप्लॉयटेटिव है, शोषण मूलक है। और उसने दुनिया के मजदूरों को नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो और तुम अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन मैं स्टूडेंट्स एक बात मैं और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स बेसिकली नेशनलिस्ट नहीं था। वह एक ग्लोबल सिस्टम या वर्ल्ड रेवोल्यूशन में विश्वास करता था। उसका मानना था कि राष्ट्र ही अपने आप में बुर्जुआ की देन है, और ये जो राष्ट्र होता है वह होता है कुछ लोगों के द्वारा कुछ अन्य लोगों के शोषण के लिए। तो आपको राष्ट्र को डिसमेंटल करना पड़ेगा। फॉर टाइम बिंग आप राष्ट्र को रखिए, जब तक आपका समाजवादी लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद द स्टेट हैड टू विदर अवे, स्टेट को मिट जाना है। तो कुल मिलाकर हम लोगों के बीच यह तय हुआ कि कार्ल मार्क्स तो नेशनलिज्म को मानता ही नहीं था। वो मानता था एक ग्लोबल या आप एक वर्ल्ड मॉडल को, जिसमें कि हर जगह सिर्फ एक ही स्टेट होगा। स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी टेक्निकली उसको कहा जाता है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स में एक बात बताऊं कि 3 विचारधारा है जिसने राष्ट्रवाद को नहीं माना था। एक विचारधारा है मार्क्सिज्म, जिसने ग्लोबल कंटेक्स्ट में सोचा। दूसरी विचारधारा है इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में भी अवाम और मिल्लत की अवधारणा रही। नेशन स्टेट को इस्लाम ने नहीं माना। इस्लाम का कहना था पूरा दुनिया में जो दारुल हर्ब है उसको दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब पूरे इस्लाम की व्यवस्था कायम करनी है। और तीसरी विचारधारा है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, जो अभी आप देख रहे हो। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, ये एक तरह से समझे तो एक फिनिक्स है जो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म को मिटाने की बहुत बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार ये मजबूत बनकर उभरा। हमें नहीं लगता कि मॉडर्न एज में कोई भी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग होगी जितनी नेशनलिज्म है। तो इसलिए ना तो मार्क्सिज्म इसको पचा सका, ना इस्लाम पचा सका। इस्लाम खुद ही नेशन स्टेट में बटा हुआ है, पूरी दुनिया का इस्लाम, और ना ही इसे ग्लोबलाइजेशन पचा सका। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवाद की अहमियत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बनी रही। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता कि एक टाइम आया कि जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, पहली मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई,
तो लेनिन तक तो चलिए एक कम से कम विश्व क्रांति का आदर्श रखा, लेकिन स्टालिन के समय तक जाकर अब यह बात तय हो गई कि रशिया को अगर बचाना है, रशियन कम्युनिज्म को अगर सेव करना है, तो हमें सोवियत रशिया को पहले एक नेशन के रूप में ढालना पड़ेगा। तो उसने नारा दिया सोशलिज्म इन ए सिंगल कंट्री, स्टालिन ने। तो प्रैक्टिकली माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अब क्या हुआ कि कम्युनिज्म जो अब तक विश्व क्रांति की बात करता था, उसने भी राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर लिया और नेशन स्टेट सोवियत रशिया भी प्रैक्टिकली बन गया। और उसके बाद जो भी समाजवादी देश आए, नेशन स्टेट के रूप में ही आए, और उनका जो ग्लोबल मॉडल था वो खटाई में पड़ गया। तो मैं आप बताना चाहता, अब इन्होंने जो अपना नेशन बनाया, तो मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ नेशन में इनका कहना था कि आपका जो नेशन है बुर्जुआ वर्ग का, वो बिल्कुल ही शोषण मूलक है, वो नेशन है ही नहीं। हमारा सच्चा नेशन है, क्योंकि हमारा सच्चा प्रजातंत्र है। हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर रहे हैं, हम आर्थिक पुनर्वितरण कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के नाम पर आप लोगों को मतदान का अधिकार दे रहे हो, लेकिन वो वोटिंग राइट से क्या होगा? जो धनी लोग हैं वो निर्धन के मत को खरीद लेंगे। तो आपका जो राष्ट्रवाद है वो आपका जो प्रजातंत्र है वो सच्चा नहीं है, और प्रजातंत्र से ही राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ था। तो आपका राष्ट्रवाद भी समावेशी नहीं है। समावेशी का मतलब है कि बहुत सारे लोग आपके नेशन में ऐसे हैं जो आपके राष्ट्र की परिधि से बाहर है। तो आप अपने आप पर गर्व अपने राष्ट्र पर मत करो, क्योंकि आपका राष्ट्र सच्चे मायने में इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म। इंक्लूसिव नेशनलिज्म के लिए जो सभी लोगों को फील होना चाहिए कि हम राष्ट्र के हैं, लेकिन मुट्ठी भर बुर्जुआ आप शासन कर रहे हो, और आप के बाकी जो आपके मजदूर हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, इवन ये सब दब पीच रहे हैं, ये पिस रहे हैं। ऐसे नेशन का कोई फायदा नहीं। अब यहां जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद इस तरह का मॉडल, समाजवाद का मॉडल डेवलप हुआ, जिसमें इन्होंने एक बहुत ही क्रूर पद्धति या क्रूरल सिस्टम के माध्यम से एक ऐसा नेशन बनाया जिसमें लोगों के अधिकारों को बेसिकली छीन लिया, स्वतंत्रता छीन ली, लेकिन आर्थिक समानता लागू करने का दावा किया कि यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी राज्य के अंतर्गत होगी, सभी मिलजुल कर प्रोडक्शन करेंगे, सभी मिलजुल कर कंजम्पशन करेंगे, कोई धनी कोई गरीब नहीं रहेगा, मार्केट फोर्सेस जो बाजार की शक्तियां हैं वो निरस्त रहेगी, जो भी वितरण होगा वो राज्य की तरफ से होगा। तो इनका कहना है कि देखिए, सच्चा प्रजातंत्र हमने लाया है, दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी। तो एक तरह से इन दोनों के बीच का विवाद है। अब चलिए, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों राष्ट्र, इस तरह के राष्ट्र आ चुके थे, जा चुके थे। इसके बीच एक छोटी सी और भी कहानी है जिसमें मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता। जैसे जब यही राष्ट्र, नेशन स्टेट जो पश्चिम का पूरब की तरफ यानी मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में गया, तो वहाँ पर एक दूसरी समस्या हो गई। वो इतना विविधता मूलक था कि यह नेशन उसको पचा नहीं पाया, और अंत में क्या हुआ कि वहाँ पर टूटन शुरू हो गई, ऑटोमन साम्राज्य में टूटन शुरू हो गई, हैब्सबर्ग साम्राज्य बट गया। तो पूरे ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में वेस्टर्न यूरोप वाला मॉडल नहीं चल सका। वो मॉडल कुल मिलाकर वहाँ पर बहुत उथल पुथल मचा दिया। खैर, उधर हमें अभी नहीं जाना, अगर हम उधर जाएंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं, अब ये नेशन वेस्टर्न मॉडल का, इसको हम एक सम टोटल वेस्टर्न मॉडल कह देते हैं। ये नेशन है वेस्टर्न मॉडल का। अब इंडिया नेशन बिल्डिंग, जब हमें आजादी मिली तो अब हमें राष्ट्र बनाना था, और राष्ट्र बनना था। हमारे जो प्रतिष्ठित नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे नेता उसमें लगे, गांधी जी की उसमें कोई विशिष्ट भूमिका नहीं रही। तो अब हमारे सामने राष्ट्र का तो वेस्टर्न मॉडल ही था। तो हमने वेस्टर्न मॉडल के आधार पर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सबको एडॉप्ट कर लिया। इस सब के में हमारा जो संविधान बना, जिस संविधान ने हमारे नेशन को एक वास्तविकता का जामा पहनाया, तो वह संविधान बनाने में एक प्रमुख आइडियोलॉज के रूप में और आर्किटेक्ट के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी रहे।
तो हमने कहीं ना कहीं वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम को एडॉप्ट किया, लिबर्टी इक्वलिटी को एडॉप्ट किया। लेकिन चूंकि तब तक समाजवाद आ चुका था, 20वीं सेंचुरी तक समाजवाद की काफ़ी प्रगति हो गई थी। हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के दरमियान भी बहुत सारे समाजवादी साम्यवादी दल सक्रिय हो गए थे। और फिर हमारे यहाँ समस्या भी पश्चिम से दूसरी थी। पश्चिम में जिस समय पश्चिम ने अपने आप को राष्ट्र के रूप में और प्रजातंत्र के रूप में ढाला, तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बढ़िया था। वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा था, उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज अपने लोगों को दे दी थी। इसके अलावा भी उनको कुछ विशेष फ़ायदा था, जैसे उनमें विविधता कम थी, उनका आकार भी अपेक्षा के छोटा था। हमारे सामने सारी चुनौतियाँ थी, हमने अपने ढंग से उन चुनौतियों को हल किया। लेकिन अब तो उसकी भी एक लंबी कहानी है, उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि सम टोटल हमने वेस्टर्न मॉडल का लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के विचार को अपने संविधान में एप्रोप्रिएट कर लिया, अपने संविधान में ले लिया। लेकिन हाँ, हमने इस बात को जाना कि देखिए यहाँ पर महिलाओं को, जनजातीय लोगों को, दलित वर्ग को, निम्न जाति को, इनको बहुत ज़्यादा शोषण, ऐतिहासिक शोषण का सामना करना पड़ा है। तो उन्हें सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने बस इतना किया कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सोशल जस्टिस वाले कॉन्सेप्ट से काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की कि भाई हमारा पूरी तरह से वैसा व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी जैसे कि पश्चिम में है, हम उसे कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस वाले मॉडल से काउंटर करेंगे। तो हमने इस प्रकार से उसको काउंटर करने की कोशिश की। तो ये हमारा बना इंडियन नेशन। तो हमारा जो इंडियन नेशन है वो पश्चिम से थोड़ा सा अलग यही था कि इसमें सोशल जस्टिस वाले कॉन्सेप्ट को रखा गया, लेकिन वहाँ भी थोड़ी सी चालाकी की गई, क्योंकि इम्पैक्ट तो मिडिल क्लास का ही ज़्यादा था। कि आपने देखा कि बहुत सारे हमारे जो प्रावधान थे, जो प्रावधान इंडिविजुअल फ्रीडम से जुड़े हुए थे, उसको हमने रख दिया फंडामेंटल राइट्स में। सिर्फ अनटचेबिलिटी वाले को अपवाद में रखे, जिसको एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को उसमें रखा। अन्यथा जो उनके आर्थिक और सामाजिक न्याय की बहुत सारी बातें थी, उसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया, जो जस्टिफिएबल नहीं था। तो खैर एनीवे हमने एक मॉडल अपने राष्ट्र का बनाया। अब ये जो हमारे राष्ट्र का मॉडल है, इनसे हमारी ये तीनों आइडियोलॉजी संतुष्ट नहीं है। अब एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके राष्ट्रवाद का मॉडल। नेशन, दूसरे हैं वीडी सावरकर, इनके नेशन का मॉडल। और तीसरे हैं भगत सिंह, इनका नेशन का मॉडल। बट माय स्टूडेंट्स, आपको इन तीनों के मॉडल को के साथ जस्टिस करने के लिए ऊपर हमने जितनी बातें बताई उसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो संदर्भ है। तब आप तीनों के अलग अलग मॉडल को समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर ऊपर जो हमने देखा तो उसमें यही तय हुआ, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, कि पहले के जो महत्वाकांक्षी यूरोपीय शासक थे, वह उन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई थी कि हमने कहीं ना कहीं राजा को ही राष्ट्र बना दूं, लेकिन उनके राजा के राष्ट्र बनने का कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। अंत में जनता का राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति के बाद आया, और यह बात तय हो गई कि अगर आपको राष्ट्र बनना है तो एक होने का भाव पैदा होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति के बाद पश्चिम वालों ने, या आप कह सकते हो वेस्टर्न यूरोप के बुद्धिजीवियों ने, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट लाया। बाद में जब कम्युनिज्म आया तो थोड़ा कैपिटलिस्ट भी डरे, उन्होंने थोड़ा सा अपने मजदूरों के साथ और निम्न वर्ग के लोगों के साथ
व्यवहार अच्छा कर लिया और कम से कम सभी को वोटिंग राइट देकर एक डेमोक्रेटिक मॉडल बनाने का नाटक किया। अब जब वहां से वही राष्ट्रवाद के मॉडल को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ हमने स्वतंत्रता के बाद एक्सेप्ट किया, तो उससे उसको कहा गया कि भाई ये तो नेहरू के राष्ट्रवाद का मॉडल है। लेकिन जो नेहरू, या हमारे, केवल नेहरू नहीं कहना उचित नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में 300 एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे और उनमें सबके लगभग 300 एक्सपर्ट्स लगभग, और उन सभी के दिमाग उसमें लगे थे, उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। इट वाज नॉट मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक के संविधान के रूप में उसको नहीं देख सकते। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब इतना तय हो गया कि भाई देखो, राष्ट्र बनाना है तो आपको एक जोड़ने वाली शक्ति चाहिए, और जोड़ने वाली शक्ति का मतलब है कि जनता के बीच परस्पर जुड़े होने का भाव हो। जब तक जनता के बीच परस्पर जुड़े होने का भाव नहीं होगा, आप राष्ट्र नहीं बन सकते। तो इसमें अब आइए पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इधर आ गए भगत सिंह, इधर वीडी सावरकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, समानता का भाव भी आवश्यक है, और बंधुत्व की अवधारणा तो बहुत ही आवश्यक है। संविधान में उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया इस बात पर। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो स्वतंत्रता और समानता किसी को सुनिश्चित करते हैं, तो स्वतंत्रता और समानता को तब तक वास्तविकता का जामा पहनने का अवसर नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसमें बंधुत्व को नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि उनका कहना था, जो उन्होंने संविधान सभा में, मुझे ध्यान है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 तक, तो 25 नवंबर को उनका एक ऐतिहासिक भाषण हुआ था, जहां तक मेरी तिथि मुझे ध्यान है। उस तिथि को उन्होंने भाषण में कहा था, अपने स्पीच में कहा था कि देखिए, आप किसी को लिबर्टी दे देते हैं और इक्वलिटी का भी अधिकार दे देते हैं, स्वतंत्रता और समानता, लेकिन अगर बिरादरी यानी फ्रैटर्निटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे आपने महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, अब कोई परिवार है जो अपनी महिला को पब्लिक लाइफ में शामिल करता है, तो पूरा समाज अगर उसको बहिष्कार कर जाता है या शर्त रख देता है कि अब हम आपके साथ कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेंगे, तो इंसान डर जाएगा और फिर वो अपनी महिला को अंदर कर लेगा, फिर पब्लिक लाइफ से वापस ले लेगा। तो अब कहाँ स्वतंत्रता मिल पाई? तो जब तक बिरादरी की स्वीकृति नहीं मिलेगी, और बिरादरी को आप कैसे इनलाइटेंड बनाओगे, तो उनको आप फील कराओ कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मतलब जो अधिकारों के बारे में जब तक सजगता बिरादरी में नहीं आएगी, तो स्वतंत्रता समानता का मूल्य नहीं रहेगा। उनका यह कहना था। अब देखिए, उनका ये तो इसलिए वो पश्चिमी मॉडल को पसंद भी करते थे, उसको कहते हैं पश्चिम की उदारवादी विचारधारा। लेकिन वो पश्चिम की उदारवादी विचारधारा की सीमा को भी समझते थे। उनका मानना यह था कि देखिए, इनकी विचारधारा तो बहुत अच्छी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके पश्चिम के रियल लाइफ में भी वो नहीं है वह चीज। वो उनका ये कहना है कि वह चीज उनके पेपर पर तो है, वास्तविकता में नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप पश्चिमी समाज पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर आप एक चीज देखेंगे, वह यह कि वहां पर ब्लैक को अधिकार नहीं है, निम्न वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं है, मजदूरों का शोषण है, धनी और निर्धन के बीच बहुत ज्यादा विभाजन है। इसलिए उनका मॉडल फुल प्रूफ नहीं है। जब इंडिया में आए तो उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान में तो हमने सारे अधिकार वर्णित कर दिए, जो पेपर पर लिखना था हमने लिख दिया, तो 1 मैन 1 वोट तो हमने कर दिया। अब 1 वोट और 1 वैल्यू कैसे होगा, इसके लिए हमको प्रयास करना है। और वहीं पर इनका यह बुक बहुत रेलिवेंट हो जाता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनका कहना है कि तब तक इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं आएगी जब तक कास्ट का एनिहिलेशन नहीं हो जाएगा। ये इनका विचार है। इनका कहना है, जोड़ने वाली सामग्री आपका संविधान केवल नहीं हो सकता, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी का नारा नहीं हो सकता। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के नारे के बीच आपका शोषण चलता रहेगा जब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी, क्योंकि आपके सिस्टम में जाति व्यवस्था इनहेरेंट है। अब दूसरा मॉडल था साम्यवादियों या समाजवादियों का, विशेषकर में आप मार्क्सवादी या साम्यवादी बोलते हैं, क्योंकि अब इनमें भी थोड़ा सा फर्क है, एक का थोड़ा सा लिबरल है, दूसरे का थोड़ा हार्डलाइनर है। तो वह मॉडल जो साम्यवादी समाजवादियों का था,
तो उस मॉडल पर की चर्चा करते हुए या उस मॉडल पर बल देते हुए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे अगर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि, या समाजवादी मॉडल कहता है कि संपत्ति पर सभी को अधिकार हो, देयर शुड बी द पब्लिक कंट्रोल ऑन द प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक नियंत्रण संपत्ति पर हो, यह बहुत उचित है। उनका कहना है कि कार्ल मार्क्स से वो इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो थेसिस ऑन फ्यूरबॉक लिखा है, उसमें उसने लिखा है कि दर्शन का काम समाज को बदलना होना चाहिए। एक जगह कार्ल मार्क्स के कब्र पर भी लिखा हुआ है, जो अब तक तो दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, परंतु अब आ गया है समय संसार को बदलने का। तो वह उनका कहना है कि व्यक्ति को में समानता स्थापित होनी चाहिए, आर्थिक संसाधन पर राज्य का नियंत्रण होना, सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए, लोगों को मूलभूत आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। ये सब पर वो साम्यवादियों से संभव है। मतलब मार्क्सवादी और साम्यवादी, इसको हम पर्यायवाची के रूप में अभी फिलहाल प्रयोग कर रहे हैं, उससे वो सहमत है। उनको थोड़ा उनके वायलेंट मेथड पर आपत्ति है। उनका कहना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने जो साम्यवाद ने जो हिंसा पर बल दिया है, उससे उनको थोड़ा परहेज है। खैर, वो एक पहलू है। ये सब तो उसका थियोरेटिकल पहलू है। मैं आपको एक व्यवहारिक पहलू बता देता हूं। जैसे जो मार्क्सवादी या साम्यवादी हैं, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में विश्वास करते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि अगर आप आर्थिक समानता ला देते हो, तो जितने सामाजिक विभाजन है, जातीय विभाजन है, सांस्कृतिक विभाजन, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। सबको डिटरमिन करता है इकोनॉमिक। आप इकोनॉमिक समानता ला दो, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा मानते थे। हालांकि वो वर्ग संघर्ष को मानते थे, वायलेंस से विश्वास नहीं करते थे, कार्ल मार्क्स के हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं करते थे, प्रजातांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में भी बैठा हुआ था कि जब हम आर्थिक आयोजन लाएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग लाएंगे, भारत का आर्थिक विकास करेंगे, तो इतना आर्थिक विकास होगा कि जाति व्यवस्था स्वयं टूट जाएगी और समस्या हल हो जाएगी। और साम्यवादी का तो मानना ही था कि एक ही पहचान होती है, क्लास के अलावा दूसरा कोई पहचान नहीं। कास्ट भी है, वो क्लास उसको तोड़ देगा और क्लास ही उसका निर्धारक होगा। पूरे अपने कैरियर में कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साम्यवादियों के साथ अगर कोई अलायंस ही बना तो बस थोड़े समय के लिए, वरना मार्क्सवादियों और साम्यवादियों के साथ उनका कोई अलायंस या कोई कॉन्सोलिडेशन नहीं हो सका। क्यों? तो उनका इसलिए कॉन्सोलिडेशन नहीं हो सका क्योंकि उनका यह मानना था कि देखिए, आप यह मानकर चलते हो कि आर्थिक सभी कुछ को डिटरमिन कर देगा, वो नहीं होगा। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ही सब कुछ नहीं है, इसलिए इंसान को उसके लिए काम करना होगा। मतलब उन्होंने एक टर्म दिया इसमें, इट नीड्स द इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन एजेंसी। इसमें मानव को हस्तक्षेप करके और तब निम्न जाति की दशा को सुधारना होगा। और वह मार्क्सवादियों से इस बात पर असहमत है कि आप मानते हो कि जब हम सभी को एक समान इकोनॉमिक लेवल पर आ जाएंगे तो एक बिल्कुल ही सामाजिक न्याय हो जाएगा, क्योंकि सभी समान धरातल पर होंगे, सभी समान होंगे। यह आपका भ्रम है। अगर कोई उच्च जाति का सवर्ण और कोई दलित वर्ग का व्यक्ति अगर एक ही इकोनॉमिक कंडीशन में है, तो अभी सवर्ण उससे आगे है, क्योंकि उसके पास एक सोशल कैपिटल है, उसकी एक सोशल पहचान है, उसका एक सोशल स्टेटस है जो उस दलित वर्ग के पास नहीं है। इसलिए कास्ट को क्लास समाप्त नहीं कर सकता। कास्ट को समाप्त करने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन करना पड़ेगा और फिर कास्ट को एनिहिलेट करना पड़ेगा। तो शायद थोड़ा बहुत मैंने आपको साम्यवादियों से लेमैन टर्म में उनका अंतर समझा दिया। अब देखिए, अब आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, और पढ़ा ही होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उस चैनल पर हैं और व्यूअर्स, इनलाइटेंड व्यूअर्स हैं जो काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, तो इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे हमारे यहाँ 19वीं सेंचुरी में जो समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो आपने महसूस किया होगा कि दयानंद सरस्वती से लेकर और स्वामी विवेकानंद तक जितने भी सुधारक थे, उन सभी ने कहीं ना कहीं एक जाति व्यवस्था पर चोट की। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को समाप्त करिए, अनटचेबिलिटी को समाप्त करिए। स्वामी विवेकानंद तो काफ़ी इस मामले में एग्रेसिव हैं, और दयानंद सरस्वती भी कहते हैं बिल्कुल ही। और वही आर्य समाजियों ने ही जात पात तोरक मंडल ही बनाया था।
तो अब देखिए उसमें क्या है। उसमें अब अंबेडकर का उनसे मतभेद, डॉक्टर अंबेडकर का उनसे मतभेद क्या हुआ मैं आपको बता दूं। जैसे जो मानकर ऐसा चलते हैं कि हम एक कॉमन हिंदू पहचान बनाए, क्योंकि हिंदू पहचान में जाति व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं हो। तो अब देखिए, अब हिंदू संप्रदाय की अवधारणा भी बड़ी विचित्र स्थिति में आई। जैसे प्राचीन काल में सब अलग अलग धर्म था सनातन धर्म के रूप में। जब मध्यकाल में मुसलमान आए, पहले तो हिंदू शब्द का प्रयोग ईरानियों अरब वालों ने किया और उन्होंने भौगोलिक संदर्भ में किया। जब मुस्लिम आए तो इस्लाम धर्म आया, तो उनसे अलग करने के लिए हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने जब जनगणना शुरू की तो उन्होंने धर्म के आधार पर जनगणना शुरू की, तो हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय आदि आदि चीजें आई। हिंदू संप्रदाय के लोग नेचुरली संख्या 80% प्लस में था। तो अब क्या है कि हमारे जो सुधारक थे उनका कहना था कि हमारी पहचान, हमारे हिंदू धर्म में कोई जाति और महिलाओं का शोषण नहीं होनी चाहिए और इसमें पूरी तरह से जाति के बीच समानता का भाव होना चाहिए। और विशेषकर आर्य समाज इस मोर्चे पर काफी काम कर रहा था। अब यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार सुन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आप अगर यह समझते हैं कि आप हिंदू पहचान को बनाए और मजबूत रखते हुए जाति व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है हमारे शास्त्रों से और वही शास्त्र आपके हिंदू धर्म का आधार है। तो जब तक शास्त्र का सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक तो जाति व्यवस्था रहेगी। और जब तक हिंदू धर्म को आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप शास्त्र को तो आधार बना रहे हैं, कोई वेद को आधार बना रहे हैं, कोई उपनिषद को आधार बना रहे हैं, कोई पुराणों को आधार बना रहे हैं। तो कोई न कहीं आपके धर्म ग्रंथ से उसको संरक्षण मिल रहा है और धर्म ग्रंथ ही जाति व्यवस्था को जस्टिफाई कर रहा है। अब उसमें गांधी जी से भी उनका मतभेद हुआ, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जाति व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। और विशेषकर जब गांधी जी ने उनकी बुक पढ़ी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हैज थ्रू बेबी विथ बाथ वाटर। एक फ्रेज है, बेबी विथ टू थ्रो बेबी विथ बाथ वाटर। मतलब उनका कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए अनावश्यक हिंदू धर्म पर प्रहार कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। और जाति व्यवस्था में मतलब जो वर्ण व्यवस्था, ओरिजिनल वर्णा सिस्टम थी, उसमें गड़बड़ी नहीं थी। उसका बाद में चलकर उसमें डिस्टॉर्शन हुआ। अगर हम वैदिक काल के वर्णाश्रम व्यवस्था को लें तो एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर है और वह कहीं ना कहीं वह त्याज्य नहीं है, उसको त्याग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कास्ट सिस्टम को तोड़ने की जरूरत नहीं, उनका कहना है। तो ये इनका गांधी जी का कहना है। तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि गांधी जी जो वर्णा सिस्टम को मानते हैं कि वह न्यायपूर्ण है और जाति व्यवस्था बाद में चलकर जब उसको जन्म को आधार बनाया गया तो शोषण मूलक है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं मानते। उनका कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्णा सिस्टम से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है। उन्होंने पुरुष सूक्त का भी उदाहरण दिया कि पुरुष सूक्त में जो चारों वर्णों को 4 अलग अलग अंगों से निकलते हुए दिखाया गया है, तो इनहेरेंट इनइक्वालिटी तो वहीं से शुरू हो चुकी है। वह चीज नहीं चलेगी। और जब तक यह शास्त्र का समर्थन, जब तक एक रैशनल रिलेशन इंसान और इंसान के बीच नहीं होगा, तब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। क्योंकि आप अगर हिंदू धर्म के अंतर्गत शास्त्रों को मान्यता देते रहोगे तो जाति व्यवस्था कायम रहेगी। आप अगर ऐसा धर्म बना सकते हैं जो ह्यूमन रैशनलिज्म पर आधारित है, तो वह वही जाति व्यवस्था को तोड़ सकता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने का उनसे जो ट्रेडिशनल हिंदू हैं उनसे इस मुद्दे पर मतभेद था। और इसी आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म को काफी महत्व दिया। और वो महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े प्रशंसक थे कि महात्मा बुद्ध ने उन ब्राह्मण शास्त्रों को अस्वीकार कर दिया। तो ब्राह्मण शास्त्रों को अस्वीकार कर देने से जाति व्यवस्था नेचुरली अस्वीकृत हो गई। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में महारों को उन्होंने बौद्ध पंथ ग्रहण करने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर आ जाइए, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि आप जिस सीमेंट के तहत राष्ट्र बना रहे हैं वो सही सीमेंट नहीं है। आप पश्चिम की उदारवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक न्याय की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक न्याय दे नहीं पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं आप एक ऐसी राष्ट्र बनाए जो जाति विभाजन पर आधारित है, तो आपका सीमेंट में बालू की मिलावट इतना ज्यादा रहेगी कि आपका राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। ये उनका मानना है। तो ये कुल मिलाकर इनका विचार है। अब यहां पर आइए वीडी सावरकर का। तो इनके जैसे अब अंबेडकर के राष्ट्रवाद हैं, इनमें छूट रहे हैं जो निम्न जाति है,
जाति शोषण। इनका कहना है कि आपका जो राष्ट्र है उसमें एक अच्छी खासी जनसंख्या छूट रही है, इसलिए आपका राष्ट्र काफी मजबूत या सीमेंटिंग नहीं होगा, इसको जोड़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, बी.डी. सावरकर का विचार है कि जैसे ये 80% जैसे लगभग हिंदू है, ऐसे इन्होंने बुक लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो बी.डी. सावरकर ने बुक लिखी हिंदुत्व। कई बार मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं। 1924 में वो क्रांतिकारी थे और बी.डी. सावरकर के लाइफ में 2 टर्न आए हैं। एक टर्न बी.डी. सावरकर को तब आया जब बी.डी. सावरकर क्रांतिकारी थे, तो उस समय तो एक इटली का एक चिंतक हुआ करता था, शायद आपने नाम सुना होगा, जोसेफ मैजनी। तो जोसेफ मैजनी के विचारों के वो प्रशंसक थे और कंपोजिट नेशनलिज्म में विश्वास करते थे, मानते थे कि पूरे इंडिया। फिर वो अंडमान निकोबार भेजे गए, क्रांतिकारी थे। 1922 में वहाँ से वापस आए तो 1923 से लेकर 37 तक अपने होम टाउन रत्नागिरी में वर्चुअली नज़रबंद रहे और फिर 1937 के बाद आज़ाद हुए। तो अब उनके आज़ाद होने की भी अपनी अलग विवादास्पद कहानी है, परंतु उस तरफ हमें नहीं जाना है। और फिर 1938 से लेकर वो हिंदू महासभा के मेंबर के रूप में रहे। तो मतलब ये हुआ कि वो उनका राष्ट्र तब तक, वो जब दूसरे फेज में आए, जब वो तब तक उनका विचार बदल चुका था और पहली बार उन्होंने अपने विचार में बदलने की सूचना, क्योंकि ये वही बी.डी. सावरकर है जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। ये लगभग जब 1857 के महाविद्रोह की अर्ध शताब्दी मनाई जा रही थी, संभवतः 1907 में, तो उस समय उन्होंने ये बुक लिखी थी। अब वही बी.डी. सावरकर जिन्होंने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखकर वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया था, उन्होंने बुक लिखी हिंदुत्व और ये बुक आई 1924 में। अब इनका कहना है कि देखिए, सीमेंट आप लोगों ने सीमेंट लगाया है पश्चिम का लिबरलिज्म का, ठीक है। तो अब देखो, कुछ बातों में आपको बी.डी. सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में सहमति दिखेगी। अब क्या सहमति दिखेगी मैं आपको बताता हूं, पहले मैं सहमति का बिंदु बता दूं। उन्होंने कहा कि देखिए, जाति व्यवस्था, जाति विभाजन निंदनीय है, इरेशनल है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, विज्ञान के द्वारा समर्थित नहीं है। ये कुछ लोगों के स्वार्थों का परिणाम है। जाति को मिटा दीजिए, वर्णाश्रम व्यवस्था को हटा दीजिए। इन सब पर बी.डी. सावरकर का भी जोर है। वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां जाति विभाजन और वर्णाश्रम व्यवस्था जैसी चीज ना रहे। यहाँ पर बी.डी. सावरकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के करीब आपको दिखेंगे। लेकिन अब ये अपना सीमेंट लाते हैं राष्ट्र बनाने का। इनका सीमेंट क्या है? इनका सीमेंट है कि देखिए, कल्चर। राष्ट्र को जोड़ने वाला मजबूत सीमेंट हो सकता है कल्चर। और इनका कहना है कि कल्चर अगर मजबूत सीमेंट हो सकता है तो हमारे पास एक समृद्ध कल्चर है। वो समृद्ध कल्चर हिंदू धर्म के रूप में है। तो जब हिंदू धर्म के रूप में हमारे पास इतना समृद्ध कल्चर है, हिंदुत्व, लेकिन वो हिंदू धर्म की बात नहीं करते हैं। उनका कहना है धर्म के रूप में नहीं, बल्कि हम हिंदू लोग हैं, एक हिंदू पहचान, हिंदू आइडेंटिटी। वो कहते हैं कि देखिए, ये जो कल्चर है, वो कल्चर एक आइडेंटिटी हमें देता है और वह आइडेंटिटी ही सीमेंट है जो राष्ट्र बनाएगा। तो हमारे लिए कल्चर है हिंदू आइडेंटिटी, लेकिन चूंकि वह हिंदू को धर्म के रूप में प्रयोग न करके एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, सीमेंट के रूप में, इसलिए वो कहते हैं हिंदुत्व, नॉट हिंदुइज्म, हिंदुत्व। क्योंकि वो राजनीतिक प्रचार का माध्यम है और वो हिंदू पहचान के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि देखिए, इंडस से पूरब जो लोग निवास कर रहे हैं, उनकी संस्कृति एक तरह की डेवलप कर गई और वह संस्कृति है हिंदू और वही हिंदू पहचान है। लेकिन उनका यह कहना है कि देखिए, यह है आपका राष्ट्र, इसमें 100%। लेकिन उनका कहना है कि राष्ट्र का आपका भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन जो भौगोलिक दृष्टि से भी एक है, वो अपने आप में राष्ट्र बन जाए, ऐसा उचित नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से एकता होने के बाद भी आप राष्ट्र नहीं बन सकते हैं अगर आपकी कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। तो जो भी लोग इस भारत की भौगोलिक सीमा में रह रहे हैं, वो इंडियन स्टेट के तो मेंबर हैं, लेकिन इंडियन नेशन के मेंबर तब होंगे जब कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ेंगे, एक समान सांस्कृतिक पहचान से जुड़ेंगे, और वो समान सांस्कृतिक पहचान होगी हिंदुत्व, वो होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा एक
कॉमन पहचान होगा, तब हम मजबूत राष्ट्र बनेंगे, नहीं तो हम बहुत कमजोर राष्ट्र रह जाएंगे, ऐसा हम राष्ट्र बन ही नहीं पाएंगे, उनका कहना है। तो उनका कहना है कि भाई इस हिंदुत्व का क्राइटेरिया क्या हो, तो कहा कि क्राइटेरिया यह है कि इस क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं लोग, उनका जो फादरलैंड है और जो होली लैंड है वो दोनों इंडिया के अंदर होना चाहिए। मतलब जो उनकी पितृभूमि है और उनकी धार्मिक स्थल है, जो पवित्र स्थल है, वो इंडिया के अंतर्गत होना चाहिए। अब इस परिभाषा में मुसलमान छूट रहे हैं, क्रिश्चियन छूट रहे हैं, लेकिन 80% लोग आ रहे हैं, लगभग 80% से ज्यादा लोग आ रहे हैं। वो भी कैसे आ रहे हैं उसका भी मैं दूसरा पक्ष बताता हूं। तो इनका कहना है कि अगर ऐसे बन जाए राष्ट्र तो बेहतर है और यह अच्छा रहेगा। तो ये 20% को क्या करना है, तो 20% को यही कल्चरल आइडेंटिटी को स्वीकार करना है। आप भारतवर्ष के हो, भारत आपका राष्ट्र है और ये भारत का कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, तो आप इसको स्वीकार कर लो। अब मेरा यहां पर यह कहना है कि एक 20% लोग अगर प्यार से मान जाते हैं कि ठीक है हम भी इस आइडेंटिटी को स्वीकार करते हैं, तो ये सोने में सुहागा है, इसको कौन मना करेगा। लेकिन हम इनको मनवा तो नहीं सकते ना, हमें बल्कि एक ऐसा क्राइटेरिया खोजना पड़ेगा जिस क्राइटेरिया के तहत सभी लोग आ जाए, एक्सक्लूजन ना हो, हम कोई शर्त ना रखें, कोई पैरामीटर्स ना बनाए, कॉमन पैरामीटर्स को लें, नंबर 1। नंबर 2, इनके आलोचक का कहना है कि इंडिया में साथ साथ रहते हुए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उन्होंने कॉमन कल्चर डेवलप कर लिया। आप देखिए बहुत सारे इंडिया के कल्चर क्रिश्चियन हैं जो कन्वर्ट हैं, ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे हैं। अब उनका जो खान पान रहन सहन है यूरोपियन क्रिश्चियन से बहुत दूर चला गया। आप मुसलमानों को लीजिए, पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को और इंडिया के मुसलमानों को लेंगे, इंडिया नहीं रेदर हम कहें साउथ एशिया के मुसलमानों को, क्योंकि पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ है। तो यहाँ के मुसलमानों ने एक जाति व्यवस्था कायम कर ली। यहाँ के मुसलमानों ने प्रैक्टिकली कहोगे तो यहाँ के मुसलमानों का सूफिज्म और जाति व्यवस्था के कारण दुनिया के मुसलमानों से इनकी सांस्कृतिक पहचान अलग हो गई। तो बहुत सारे कॉमन कल्चर यहाँ के क्रिश्चियन, मुसलमान और हिंदुइज्म में है, इसको बीडी सावरकर नजरअंदाज कर जाते हैं। उनके आलोचकों का कहना है, देखो आई एम न्यूट्रल, और मैं आपको एक बात बता दूं कि एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव। सोशल साइंस के बच्चे को क्रिटिकल होना चाहिए, सारे पर्सपेक्टिव को देखना और समझना चाहिए और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय होना चाहिए। हम चूंकि क्लास में बच्चों से भी डील करते हैं, हम क्लास से बाहर भी, तो मुझे लगता है कि अभी लोग बहुत हल्की फुल्की बातें ही करना पसंद करते हैं और जो नेशनल जो सच्चाई है, जो महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी है, इसी अब ऐसा हमको प्रतीत होता है कि पता नहीं हमारी नई पीढ़ी भाग रही है, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो थोड़ा समय के साथ कुंद होता जा रहा है। मेरी कोशिश यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग को फिर एक बार उभारूं। आप खुद निर्णय लीजिए, सोचिए, आप तीनों के एजेंडा को देखिए, धीरे धीरे यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, और यही मेरा उद्देश्य है, ये जो मैंने लेक्चर बनाया है उसका। ये है सावरकर महोदय का विचार। अब यहां पर 2 कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। एक तो यहाँ का, अब वो कहते हैं कि भाई तीर्थ स्थल बाहर हो। अब मुगल को जो लोग मानते हैं विदेशी, 1 मिनट के लिए आप पूरी इतिहास को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि नो मुगल रूलर एवर विजिटेड मक्का। कोई भी मुगल रूलर मक्का कभी नहीं गया। वो अगर जाते थे तो सूफी के दरगाह पर जाते थे। एक बार मुगल महिलाएं मक्का गई, वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के नेतृत्व में, लेकिन साथ ही वह करबला भी चली गई जो शियाओं का था, जिस कारण से ओटोमन इंपेरर थोड़ा सा नाराज भी हुआ, जो एक सुन्नी पावर था। तो मतलब ये बात है कि इसको इस तरह से बांटना बहुत तार्किक नहीं लगता। दूसरी बात है कि एक तरफ बीडी सावरकर रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न साइंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इंडिया को तरक्की के लिए सब कुछ चाहिए। दूसरी तरफ वो कल्चरल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हिंदू आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों में तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आप एक तरफ अपने साइंटिफिक टेम्पर, दूसरी तरफ आप हिंदू आइडेंटिटी, दोनों को एक साथ लेकर कैसे चल सकते? क्योंकि जिस समय साइंटिफिक टेम्पर आएगा तो इस तरह की आइडेंटिटी तो समाप्त हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी। तो उनके क्रिटिक बोलते हैं। अब हम आते हैं भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह बाकी क्रांतिकारियों से अलग थे, क्योंकि भगत सिंह का व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये मात्र 24 पेजेज की बुक है।
बाकी के लिए तो मैं इनवाइट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हालांकि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है वो कम ही है। इस पर तो अरुंधति रॉय ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिख दिए हैं। लास्ट में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पेजेज नहीं है और टू द पॉइंट ही, अगर कोई भी पढ़ना चाहे जिज्ञासु तो इसको अवश्य पढ़े, ये बहुत अच्छी बुक है। और हिंदुत्व जो बी.डी. सावरकर का पढ़ना चाहे तो उनके भी विचार हैं, तो उनको भी पढ़ें, जानना सभी को चाहिए। इनके भी अपने कुछ एजेंडा हैं, इनको भी सुना जाए। और इधर जो भगत सिंह है, वो भगत सिंह के जो विचार हैं ये मात्र 24 पेजेस के हैं। ये तो कोई भी यूथ पढ़ सकता है। कितना इंस्पिरेशनल है, क्योंकि अब कई बार लगता है, कई बार अब जब मैं इस उम्र में देखता हूँ मुझे लगता है कि वो कैसा बुद्धिजीवी होगा जो मात्र 23 ईयर्स की एज में इतना सारा कुछ पढ़ लिया होगा, इतना अधिक नॉलेज गेन किया। और जब वो फांसी की सज़ा उसको मिल रही थी और जब वो फांसी की तरफ ले जाया जा रहा था, और जब जेलर और उसके बाकी जो उसके असिस्टेंट थे, जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब लेने के लिए आया, तो उसने वही कहा कि 5 मिनट रुक जाइए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब लेनिन को वो पढ़ रहा था। ये अपने आप में भगत सिंह को बड़ा यूनिक बना देता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता कि क्रांतिकारी तो भारत में बहुत थे, तो उन सब का जो क्रांतिकारी का जो पहला फेज आया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और बहुत सारे क्रांतिकारी थे। तो उन सब का जो दृष्टिकोण था वो यही था कि विदेशी सत्ता को पलटो और भारत को आज़ाद करो। हाँ, भारत की तस्वीर कैसी हो उसकी थोड़ी बहुत रोमांटिक तस्वीर उनको थी। जैसे एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था लाला संत राम, और उन्होंने द ड्रीम लैंड करके एक बुक भी लिखी थी। 1915 में वो चले गए, उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली तो जेल में ही चले गए। बाद में इसमें द ड्रीम लैंड पर भगत सिंह ने भी अपना विचार व्यक्त किया है। तो थोड़ा सा भारत के संदर्भ में उनका रोमांटिक विचार है कि कैसे फ्यूचर इंडिया होगा। लेकिन भगत सिंह इस रूप में विशिष्ट है, ही वॉज नॉट सिंपली अ रेवोल्यूशनरी, rather you can say he was having an alternative view for an alternative model for nation building in India। जो भगत सिंह हैं वो केवल क्रांतिकारी नहीं है, वह राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक विचार रखते हैं, और जाहिर है कि ये मार्क्सवादी है। इनका मानना है कि देखिए, आपने गलत सीमेंट का इस्तेमाल किया, हिंदुत्व वाला सीमेंट तो इनको बिल्कुल नहीं चलेगा। चूंकि मार्क्सवादी हैं तो ये मानते हैं कि भाई देखिए, ये सांस्कृतिक पहचान या जिस कल्चर नेशनलिज्म की बात सावरकर महोदय कर रहे हैं वो तो भगत सिंह को बिल्कुल नहीं चलेगा। भगत सिंह ने सिंपल सी बात कही। उनका कहना था कि देखिए, आपका जो सीमेंट है वो गलत है, क्योंकि मुट्ठी भर बुर्जुआ जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो मध्य वर्ग के लोगों के पास शक्ति है, और जो आपका बहुसंख्यक लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं इंडिया के, वो पुअर पीपल में है पीजेंट्स हैं, और पुअर पीपल में पीजेंट्स हैं, और फिर वर्कर्स हैं जो मजदूर और किसान हैं। वो मजदूर और किसान वंचित है, कुछ लोग शोषित हैं, कुछ ही लोगों के पास धन है, वो रूलिंग क्लास से जुड़े हुए हैं, और वह कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रयोग विविध तरीके से करते हैं। एक तरीका शोषण का, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर द पीपल। जो धर्म है वो अफीम की तरह लोगों पर काम करता है, और लोगों को इतना अपने लक्ष्य से हटा देता है। लोग शोषण के स्वरूप को नहीं समझते हैं और वो अपने नशे में ही जीते रहते हैं। वह इस बात को नहीं पहचानते हैं कैसे धर्म के माध्यम से उनका शोषण किया जा रहा है। तो भगत सिंह ने इसीलिए इस पुस्तक को लिखी, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। उनका जो एथिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के विचारों से भी प्रभावित है, और वह मानते हैं कि हम इसलिए एथिस्ट हैं क्योंकि धर्म आज तक शोषण के उपकरण के रूप में रहा है। तो उनका कहना है कि देखिए, अगर आपको राष्ट्र बनना है तो आपको इनको सशक्तिकरण करना होगा। एक तरह से मैं कहूं तो ये कोई नया विचार अपने आप में नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स बहुत पहले से कहता चला आ रहा था। नया विचार इसमें यह है कि एक क्रांतिकारी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, और रेवोल्यूशनरी को लोग मानते थे कि शायद उनके पास कोई भविष्य का विजन नहीं था, या वह केवल व्यवस्था का अंत करना चाहते थे। लेकिन व्यवस्था के अंत करने के बाद कौन सी व्यवस्था होगी उनकी कोई तस्वीर उनके पास नहीं थी। भगत सिंह इस बात को खारिज करते हैं। भगत सिंह के पास राष्ट्र निर्माण का एक पूरा का पूरा
एजेंडा था, बल्कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की घोषणा थी कि मैं केवल बम और पिस्टल के कल्ट में विश्वास नहीं करता, मैं एक ऐसी व्यवस्था का की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं हो। तो उनका ये कहना है कि मैं इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना चाहता हूं जहां इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं हो। और फिर भगत सिंह ने कहा कि मेरा उद्देश्य केवल क्रांतिकारी या मेरा उद्देश्य केवल हिंसक नहीं है, मैं हिंसा करना नहीं चाहता, मैं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता हूं, मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें केवल पूंजीपतियों और जमींदारों की भूमिका नहीं हो, बल्कि किसानों और मजदूरों की भूमिका हो। तो वह एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे, राष्ट्र बनाने का उनके पास विजन था। इसलिए यहाँ पर मिस्टर हबीब का कहना है कि भगत सिंह का मात्र 23 ईयर्स के यंग एज में डेथ हो गया। अगर भगत सिंह जीवित होते तो हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा भी वो बदलने का प्रयास करते, और शायद मुझे लगता है तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती, क्योंकि भगत सिंह हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं थे। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते, और वह राष्ट्र के भविष्य की दिशा भी बदल सकते थे। ऐसा भी संभव था, क्योंकि कुछ एक क्रांतिकारी ऐसे थे जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हुए, जैसे अजय घोष। स्वतंत्रता के बाद आप देखोगे वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। लेकिन भगत सिंह जितने मेधावी थे, जितने प्रतिभाशाली थे, और जितने बड़े विजनरी थे, तो उनकी भूमिका तो राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा हो सकती थी। ये जो भगत सिंह का है, तो इसमें आई एम एन एथिस्ट आपको इसलिए इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। दो बातें मुझे बहुत टचिंग लगी। एक बात इन्होंने कही कि मैं कहता हूं मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूं, तो लोग इससे मुझे मेरा वैनिटी, अहंकार ना समझे। ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं समझता हूं कि यह मेरे एक स्वाभाविक जीवन का या स्वाभाविक सोच का विकास है। एक समय था कि मैं गायत्री मंत्र पढ़ता था, वो भी स्कूल के डेज में आस्तिक हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने जीवन और संसार को समझा, तो वैसे वैसे मेरा दृढ़ विश्वास होता गया, मेरी सोच यथार्थवादी होती गई, और मैंने ईश्वर को नकार दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ईश्वर को नकारने का अर्थ क्या है? अगर कोई यह बोलता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर के बराबर हूँ, या दूसरा कोई बोलता है कि एक बोलता है कि मैं ईश्वर के, मेरे पास ईश्वरीय शक्ति है, दूसरा बोलता है मैं स्वयं ईश्वर हूँ, तो ईश्वर को नकारता नहीं है। ईश्वर वो अब कहीं न कोई रूप में आस्तिकता को स्वीकार करता है। लेकिन मैं ऐसा क्लेम नहीं करता कि मैं ईश्वरीय शक्ति रखता हूँ या मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। फिर उन्होंने एक बात और भी बहुत कही जो मुझे बहुत टचिंग लगा, शायद आप भी महसूस करेंगे। उनका यह कहना था कि देखिए, कोई क्रांतिकारी, जब अब मैं मरने वाला हूँ, मतलब कि मुझे फांसी होगी और मेरा डेथ होगा, तो कोई डेथ सेंटेंस पाया हुआ कोई क्रांतिकारी है, और जब वह अपनी मृत्यु को वरण करता है, तो उसको सबसे बड़ा कंसोलेशन होता है कि वह आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास करता है। तो उसको एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है कि चलो, ये मेरे जीवन का अंत नहीं, इसके बाद में या तो मेरा ईश्वर से मिलन होगा, या फिर मैं दूसरे जन्म में पैदा होऊंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे लिए मरना थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता, ना तो मैं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता हूँ, और ना ही मैं ऐसा सोचता हूं कि ईश्वर से मेरा मिलन होगा। तो फिर क्या मेरे मरने का मकसद व्यर्थ है? मेरे जीने का मकसद व्यर्थ था? मेरा मरने का मकसद भी व्यर्थ होगा? नहीं, मेरा मकसद मेरा राष्ट्र है। मेरी मृत्यु है वो टेम्पलेट बनेगा, मेरी मृत्यु एक भविष्य की क्रांति लाएगा, मेरी मृत्यु भारत में एक बड़ा बदलाव लाएगा। तो ये जो भगत सिंह की जो सोच है, वो सोच मुझे बरबस इनका फैन बना देता है कि आखिर 23 वर्ष का एक युवक अपने जीवन और मृत्यु के बारे में इतनी गहराई से सोच रहा है, और राष्ट्र के बारे में उनका मानना है कि आप इस सेमेंट का इस्तेमाल करिए, इन लोगों को आप जोड़िए, तब आपका राष्ट्र समावेशी होगा। अब माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कमिंग टू द कंक्लूजन, इनका सीमेंट आपने देखा, डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र बनाने के लिए किस सीमेंट की बात की, सावरकर ने किस सीमेंट की बात की, और भगत सिंह ने किस सीमेंट की बात की। तो हम आप लोगों से ये कहते हैं कि आप 3 या 4 या 5 तस्वीर एक साथ आप एक नेता का लगा देते हैं कि हमारे भविष्य का राष्ट्र इनके आदर्श के अनुसार होगा। तो पहले जानिए तो सही कि क्या ऐसा संभव है कि तीनों के सपनों का राष्ट्र
हम एक साथ बना सके। बस आज इतना ही, फिर दूसरे लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।